अपने आइडिया को मन ही मन तराशते हुए गोपी शंकर ने बोलना शुरू किया। आज मैं आप सभी को सच बताना चाहता हूँ। मैंने आप सभी के मूवमेंट्स को क्लियरली देखा है, जांचा है और परखा है। आप सब में से जो ओबीडिएंट है और आप सब में से जो डिसोबीडिएंट है, मेरे दिल में मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। मैंने आप सभी को दीवारें बनाते हुए देखा है, लोगों के घर बनाते हुए देखा है। आप सभी महान कारीगर हैं। क्या आप सभी ये बड़ी बड़ी मशीन्स देख रहे हैं? एक बहुत बड़े बॉस ने हमारे अलीबाग गांव में इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन शायद 10 करोड़ रुपए से तो ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। और इससे फायदा किसको होगा? तुम सबको एक अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि मैं तुम लोगों का नाम उस बॉस को रिकमेंड करूंगा और कहूंगा कि शहर से मजदूर लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गांव में अच्छे से अच्छा मजदूर है। उन बॉस को मैं मना लूंगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए तुम सभी को मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी मैं आगे कुछ करूंगा। अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। गोपी शंकर के मुंह से अच्छे शब्द निकले थे, लेकिन असल में वो मजदूरों के लिए किसी भी धमकी से कम नहीं थे। भले ही विराज उन्हें अभी ज्यादा पैसे दे रहा था, लेकिन विराज आज नहीं तो कल यहाँ से चला जाएगा। विराज के जाने के बाद तो उन्हें वापस से इस गांव के सरपंच के अंडर में ही काम करना है ना। उन मजदूरों का पूरा फ्यूचर सरपंच के हाथ में टिका हुआ था। अगर उन्हें इस गांव में रहना है तो उन्हें गोपी शंकर की बात पर भरोसा करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि विराज ने वो ₹1,00,000 किसी और से उधार लिया है। अगर वो लड़की आगे जाकर पलट गई और अपना पैसा उसने वापस ले लिया तो बेचारे उन मजदूरों को क्या ही मिलेगा? कुछ भी नहीं। गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को अच्छे से सुनने के बाद सभी मजदूरों ने सोच विचार किया और उसके बाद एक पॉइंट पर आकर उनकी सुई अटक गई थी। तुरंत ही एक मजदूर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज, हमें गलत मत समझना। तुम हमारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हो। अगर हमने तुम्हें आज नहीं पकड़ा तो सरपंच साहब हमारा फ्यूचर खराब कर देंगे। तुम आज नहीं तो कल चले जाओगे, लेकिन हमें तो पूरी जिंदगी इसी गांव में ही बितानी है। विराज, हमारे लिए और मुसीबत मत बढ़ाओ। हमें तुम्हें अरेस्ट करने दो। ये हमारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी। अगर तुमने कोई और ट्रिक नहीं चली तो तुम्हें अच्छे ग्राउंड के बेसिस पर शायद सरपंच साहब जल्दी आजाद कर दे। दूसरे मजदूर ने भी विराज को सरेंडर करने के लिए कह दिया था। एग्जैक्टली विराज, हमें कोऑपरेट करो। तुम्हें कैप्चर करने के बाद हमें फिर से हमारे काम पर लगना है। अगर 7 दिन में हमने काम खत्म नहीं किया तो हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जल्दी से अरेस्ट हो जाओ। सभी मजदूरों ने अपना अपना पक्ष रख दिया था और इसी के साथ अब मजदूर धीरे धीरे विराज की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। 1 मिनट रुको। अचानक से विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए और विराज ने एक बार फिर से उन मजदूरों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हारे पास कोई और ऑफर भी है? अब ये मत कहना कि तुम हम सबको शहर लेकर जाओगे। मजदूरों को समझ नहीं आ रहा था कि अब विराज क्या करने वाला है, इसीलिए सभी के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बस क्या मैं सरपंच साहब से कुछ बात कर सकता हूं? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सारे मजदूर कंफ्यूज्ड हो गए थे। ये कैसे? ऐसे ही कुछ शब्द उनके मुंह से बाहर आ रहे थे, जिन्हें सुनने के बाद भी विराज ने उन्हें अनदेखा किया और उन मजदूरों से बात करना बंद कर दिया। इससे पहले विराज ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले मजदूर उस नए घर में मौजूद थे, लेकिन अब जब सारे मजदूर उस नए घर से बाहर निकल आए थे तो विराज के लिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी। गोपी शंकर को भी समझ नहीं आ रहा था कि विराज क्या कर रहा है या फिर क्या करने वाला था। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर चौंकते हुए गोपी शंकर ने कहा, लड़के, अब तुम्हें मुझसे और क्या कहना है? सरपंच साहब, क्या आपको याद है जब 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन के अंदर
तुम्हारे इस नए घर को बर्बाद कर दूंगा। ये बोलते हुए विराज की आंखों में गुस्सा और बदले की भावना दिखाई दे रही थी। विराज की बातों से गोपी शंकर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। वो तो अभी भी अपने आप को महान समझ रहा था। साले कमीने, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अब तू ये कहेगा कि तू मुझे नंगा कर सकता है? कर सकता है तो करके दिखा। और तू मेरे घर को बर्बाद करेगा? क्या करेगा? मेरे घर को अपने इन 2 नमूनों के साथ तोड़ेगा? बेटा, इस काम को करने में तुझे 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तू खाएगा क्या, पिएगा क्या, रहेगा कहां? आया बड़ा, मुझसे बराबरी करेगा, सरपंच से बराबरी करेगा। गोपी शंकर पूरे गांव को बताना चाहता था कि इस गांव के बाहुबली अभी भी वो ही है, और जो कोई भी उनसे पंगा लेगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। सरपंच साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर मैंने वो काम अपने इन हाथों से किया तो मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर मैंने उनका इस्तेमाल किया तो। गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद विराज एकदम शांत था, और शांति से अपना तेवर दिखाते हुए विराज ने अपने अंदाज में उन एक्सकावेटर्स की तरफ इशारा कर दिया था। वो लड़के, तुझे क्या लगता है कि तू कौन है? वो मशीनें इन्वेस्टर की है, क्या वो तेरी बात सुनेगा? अबे, तेरे दिमाग में कचरा भर गया है क्या? क्या फालतू की बातें कर रहा है? गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही विराज ने हंसते हुए कहा, सरपंच साहब, क्यों ना हम एक और शर्त लगाएं? तुम्हें जो शर्त लगानी है लगाओ। गोपी शंकर बहुत इमोशनल इंसान था। ये देखकर कैलाश चौधरी एंग्शियस हो गया था, क्योंकि गोपी शंकर ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुरंत ही कैलाश ने गोपी शंकर पर चिल्लाते हुए कहा, अब तुम किस बात की शर्त लगा रहे हो? उसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो लड़का समय ले रहा है? जरूर उसके पीछे भी कोई वजह होगी। कैलाश, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज मैं इस लड़के को उसकी नानी याद दिलाकर ही रहूंगा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं इस गांव का सरपंच हूं, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे डराने की, लेकिन ये लड़का, ये कंगाल लड़का मुझे डरा रहा है। अगर ये सारी बातें पूरे गांव वालों को पता चलेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मैं तो किसी को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं बचूंगा। गोपी शंकर के एक्शंस देखकर कैलाश चौधरी ने एक लंबी सांस ली। इसी के साथ कैलाश चौधरी को यह भी पता चल गया, आज उसके बड़े भाई को बड़े से बड़ा देवता भी नहीं बचा पाएगा। और हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि गोपी शंकर सिर्फ इमोशनल इंसान ही नहीं, बल्कि उसके अंदर मर्दाना ईगो भी कूट कूट कर भरा है। लड़के, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मुझसे कोई शर्त लगानी है, तो बताओ क्या शर्त है और किस तरह से हम आगे की लड़ाई करें? गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज तुरंत ही हंसते हुए बोला, सरपंच साहब, बहुत ही सिंपल सी शर्त है। अगर मैंने उन एक्सकावेटर्स को उनकी जगह से हिला दिया तो आपको पूरे अलीबाग गांव के सामने मुझे मेरी जमीन देनी होगी। अगर मैं उन एक्सकावेटर्स को नहीं हिला पाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अलीबाग गांव से चला जाऊंगा और वापस यहां आने की जरूरत भी नहीं करूंगा। ठीक है। बिना किसी हेजिटेशन के गोपी शंकर ने विराज की यह शर्त मान ली थी। गोपी शंकर के डिटरमिन्ड होने के पीछे यह कारण था कि उन्हें पूरा यकीन था कि विराज उन एक्सकावेटर्स को नहीं हिला पाएगा। जब गोपी शंकर और कैलाश चौधरी उन एक्सकावेटर्स के ड्राइवर्स से बात करने गए, तब उन ड्राइवर्स ने अपना अलग ही लेवल का एटीट्यूड दिखाया। जब उन्होंने गांव के सरपंच और साकीनाका टाउन के डायरेक्टर को नहीं पूछा तो भला विराज जंदल कौन सी तोप है। जब विराज ने देखा कि गोपी शंकर ने बड़ी आसानी से वो शर्त मान ली है तो मनी मन विराज हंसने लगा था। तुरंत ही विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और एक कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही विराज ने कहा, कम ऑन एवरीवन। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए,
वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग स्टंड रह गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर विराज करना क्या चाहता है या फिर उसने किसे कॉल किया है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात दौड़ रही थी, क्या विराज उन एक्सकवेटर्स को हिलाने में केपेबल है? क्योंकि विराज के चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। रंबल रंबल रंबल, अचानक से जमीन का कांपना शुरू हो गया था। गोपी शंकर और कैलाश चौधरी के साथ वहां मौजूद सभी लोग जमीन का कंपन महसूस कर सकते थे और इसी के साथ सभी लोगों ने देखा कि वो एक्सकवेटर्स हिलने लगे थे और अपनी जगह से आगे बढ़ने लगे थे। ये सीन देखकर गोपी शंकर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जमीन तो कांप ही रही थी और इसी के साथ गोपी शंकर का पूरा शरीर भी कांपना शुरू हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? गोपी शंकर टोटली कंफ्यूज्ड थे। ऐसा ही कुछ हाल कैलाश चौधरी का भी था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हो गया। पहले उन्होंने सोचा था कि विराज समय ले रहा है जिससे वो कुछ नया सोच सके, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराज वो कर दिखाएगा। नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस भी तो नहीं हो सकता है। एक तरफ जहां सभी लोग शॉक्ड थे तो दूसरी तरफ एक एक करके एक्सकवेटर्स उनकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे थे। उन एक्सकवेटर्स की आवाज ने गांव के बाकी लोगों की अटेंशन भी अपनी तरफ आकर्षित कर दी थी। सभी लोग काफी एक्साइटेड थे, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वो एक्सकवेटर्स क्या करने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में 10 से ज्यादा एक्सकवेटर्स ने उस नए घर को पूरी तरह से घेर लिया था और रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उन एक्सकवेटर्स को देखकर गोपी शंकर ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। उस नजारे को देखकर गोपी शंकर की पैंट गीली हो गई थी, क्योंकि उसका नया घर अब कभी भी नीचे आ सकता था। तुरंत ही गोपी शंकर ने कैलाश का सहारा लेते हुए कहा, कैलाश, जल्दी से जल्दी उन्हें रोको। मैंने इस घर पर लगभग 3 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर ये मशीनें उस घर पर चल गई तो मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। गोपी शंकर को अब अचानक से टेंशन होने लगी थी। तुम तो उसे उसकी नानी याद दिलाने वाले थे ना, क्या हुआ अब? क्या तुम्हारी नानी याद आ गई? अब मैं क्या करूं? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उस कमीने को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? कैलाश चौधरी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गोपी शंकर को यह भी पता था कि कैलाश पर गुस्सा होने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी गोपी शंकर ये सोच ही रहा था कि उसे क्या करना है कि तभी अचानक से एक्सकवेटर्स ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था। मशीनें उस नए घर के तीसरे माले पर पहुंच गई थी और बस एक इशारे में उस पूरे घर को नीचे डहा सकती थी। कैलाश, तुम तो डायरेक्टर हो ना, साकिनाका टाउन के मेयर साहब को कॉल करो और उन्हें बोलो कि इस लड़के ने एक्सकवेटर्स को काम में लेने का इनिशिएटिव ले लिया है और इस सिचुएशन को उन्हें संभालने के लिए कहो। जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश एकाएक चौंक गया था। तुरंत ही अपनी दोनों आंखों को बड़ी करते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? अब जब मेयर साहब यहां पर है तो तुम कैसे साबित करोगे कि ये घर तुम्हारा है? वो भी तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अब तुम्हारे बचने के सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। रास्ते तो कैलाश के बचने के भी खत्म हो गए थे, लेकिन कैलाश अपने आप को इस मामले से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तो क्या तुम अपने बड़े भाई का नया घर डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकते हो? ये बोलने के बाद गोपी शंकर ने महसूस किया कि कैलाश के मुंह से शब्द का एक दाना भी नहीं निकल रहा था। इसी के साथ गोपी शंकर को इतना तो पता चल गया था कि अब ये मामला कैलाश की पहुंच से बाहर हो गया है और अब अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो केवल एक ही इंसान है। कौन है वो इंसान? कौन है वो जो गोपी शंकर को इस मुसीबत से बचा सकता था? क्या गोपी शंकर अपने नए घर को ढहने से बचा पाएगा? क्या होगा आगे? क्या विराज को सुषमा आंटी की जमीन मिल जाएगी? क्या होगा जब पूरे अलीबाग गांव को पता चलेगा कि वो इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि विराज जिंदल है? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।